हाँ भाई, राधे राधे, गुड इवनिंग। 2100 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी अपनी, है ना। 1450 तक अपन ने प्रश्न पहले वाली क्लास में कर लिए थे। 1451 से लेकर के अपन आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई ना, इसके लिए हमें खेद है भाई। इतने समय बाद जब से शुरू हुई है तब से लेकर के पहली बार ऐसा हुआ कि हम ये 2100 क्लास वाली जो अपने तैयारी चल रही थी, ये रीट वैक्सीन चल रही थी ना, ये कल के दिन थोड़ी सी रुक गई थी अस्वस्थता के कारण। आप सब लोगों को सूचना भी थी। उसकी जगह पे हमने एक रिकॉर्डेड क्लास चलवा दी थी आपकी शिक्षण वीडियो वाली, वो आपने पढ़ी होगी। खैर वही आपके काम की होगी क्लास, तो है ना। तो कल रह गई थी, उसके बाद में बिल्कुल हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और आपकी क्लासेज जो अब जो रहेगी ना, वापस रेगुलर रहेगी जब तक ये 2100 प्रश्न हो नहीं जाते 100%। हाँ, लेकिन अब दो क्लासें आपको नहीं मिलेगी थोड़े दिन। ये जो अभी नवरात्रि का जो समय चल रहा है ना, 9 दिन तक आपको केवल एक ही क्लास मिलेगी रात को 9 बजे तक। जितनी भी वीडियो की क्लासेज है ना, नवरात्रि पूरी होने के बाद अपन जल्दी जल्दी डाल देंगे। दिन में 3-3 4-4 क्लासेस अपन कर देंगे। तब तक क्या मिलेगी आपको? एक ही क्लास मिलेगी। बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आप सबने दुआएं की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद किया। अपना सबके मैसेज मैंने पढ़े थे कि आप जल्दी स्वस्थ होकर के क्लास ले लो। मैं ले रहा हूँ आपकी, और क्लासें मिल भी रही है। और आज आप सबको है ना, आपको बच्चे सब पता है आपको भी, सनातन धर्म का ना नया वर्ष भी है, हिंदू नया वर्ष जिसे कहते हैं ना, चैत्र प्रतिपदाएं आज। तो इस नए वर्ष की भी आपको बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं। ये वर्ष जो है आपके लिए एक नई उन्नति लेकर के आए, आपके जितने भी सपने हैं उसको पूरा करने में भी कहीं ना कहीं आपकी सहायता प्रदान करें। इसके साथ में आज नवरात्रि भी प्रारंभ है दोस्तों, तो नवरात्रि की भी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना माता रानी आपकी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी करें, और अगली नवरात्रि तक ये आए ना, तब तक के लिए आप सब जो ना रीट में सेलेक्ट हो जाओगे ना। ये आज जो अवकाश है ना, अगली बार आपके लिए राजकीय अवकाश होना चाहिए ना, सरकारी रूप से आपका अवकाश होना चाहिए। ऐसी हमारी मनोकामनाएं आपके साथ में दोस्तों। तो बिना किसी वक्त गंवाए ना, हम समय से शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है दोस्तों अपना ये रहा। आज का जो पहला प्रश्न है बिल्कुल ये रहा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, कक्षा 8वीं की बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण क्या है? एक लड़की है जो आप किसी कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हो, वो 8वीं कक्षा की कोई बच्ची है, वो जो लड़का शब्द है ना, उस लड़का शब्द को लड़का बोलती है, मतलब ड की जगह पे वो र बोल रही है, बोलती है। इसके पीछे संभावित कारण क्या है? वो लड़का को लड़का बोल रही है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए ऑप्शन में से, देखिए ऑप्शन कह रहे हैं उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। क्या उसको बिल्कुल उच्चारण का ज्ञान नहीं है? दूसरा कह रहा है कि यह उसके मातृभाषा का प्रभाव है। तीसरी बात कह रही है कि वो बोलने में लापरवाही बरतती हैं, या उच्चारण दोष है। दोस्तों मुझे पता है आप सबका ध्यान उच्चारण दोष है इसकी तरफ जा रहा होगा। एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप उच्चारण दोष है इसको सही कर दो और आपके नंबर कट जाएं। लेकिन ध्यान रखना, ये उच्चारण दोष नहीं है दोस्तों, क्योंकि उच्चारण दोष यदि होता ना, ये केवल ड को र बोल रही है ना। उच्चारण दोष का मतलब क्या होता है? र तो ये स्पष्ट बोली रही ना, ड को र नहीं बोल रही है, लड़का को लड़का बोल रही है। यदि ये ड को र बोलती तो इससे अपन कहते हैं उच्चारण दोष है। लेकिन ये केवल, इसने ये नहीं पूछा कि एक लड़की ड के स्थान पर र बोल रही है, इसने ये पूछा है सीधा आपको कि लड़का के स्थान पर लड़का बोल रही है, तो ये उच्चारण दोष नहीं कहलाएगा। उच्चारण दोषण कब होता? जब वह ड के स्थान पर र बोलती, तब तो ये कहलाता उच्चारण दोष। ये बोल रही है केवल पार्टिकुलर एक शब्द है लड़का, इसको लड़का बोल रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? उच्चारण दोष बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है दोस्तों। ये लड़का को लड़का बोल रही है, ये ड के स्थान पर यदि र बोलती है। जैसे कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं चाय, और चाय को कुछ लोग बोलते हैं साय। अब यहां पे आप कह सकते हो, यहां पे भी देखो, ये भी कुछ लोग चाय बोलते हैं, कुछ लोग साय बोलते हैं, इससे अपन कहते हैं ये उच्चारण दोष है। ये भी उच्चारण दोष नहीं है दोस्तों। यदि ऐसा हो कि ये एक बालक च के स्थान पर स का प्रयोग कर रहा है, तब तो हम उसे कहेंगे, क्योंकि वो हर जगह पे जरूरी नहीं है कि जैसे आप लड़का को लड़का बोल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की ना डमरू को रमरू बोलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ड के स्थान पर र का प्रयोग नहीं करिए, केवल लड़का को लड़का बोल रही है। यदि डमरू को भी रमरू बोलती है ना, फिर तो अपन कहेंगे उच्चारण दोष है। ये केवल लड़का को लड़का बोल रही है, तो यहाँ पे उच्चारण दोष तो नहीं होगा। वह बोलने में लापरवाही बरतती है, लापरवाही कुछ नहीं बरत रही। लापरवाही बरतने का मतलब क्या होता है? किसी शब्द को छोड़ते हुए आगे चले जाना, उसको पढ़ना ही नहीं और उसको छोड़ देना। ये लड़का को लड़का बोली, मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, इसको काट दो, इन दोनों में से उलझो। उससे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? अगर उच्चारण का ज्ञान नहीं होता तो ल और का तो बिल्कुल सही बोल रही है ना, इसका मतलब उच्चारण का ज्ञान भी है, इसको भी काट दो। देखो तीनों के तीनों ऑप्शन कट गए ना। कटने के हिसाब से देखे तो बी नंबर वाला अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि यह उसके मातृभाषा का प्रभाव है। बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर इसका यही होगा। ये लड़का को लड़का बोलने के पीछे उनके मातृभाषा का प्रभाव है। वहां के क्षेत्र में बोला जा रहा है, इसलिए वो ड को क्या बोल रही है? लड़का बोल रही है। लड़का को लड़का बोलना क्या है भाई? ये उसकी
मातृभाषा का प्रभाव है, उस क्षेत्र में उस भाषा को ऐसे बोला जाता है, इसलिए बालक वैसा बोल रहा है। न तो उसके उच्चारण दोष की त्रुटि है, न बोलने में लापरवाही बरत रहा है, न उच्चारण ज्ञान का बिल्कुल नहीं है। ऐसे प्रश्न में आप उच्चारण दोष बिल्कुल सही मत कर देना, प्रश्न पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए पहले समझो, पार्टिकुलर यदि ऊपर अक्षर दे रखा है, शब्द दे रखा है, तो उच्चारण दोष कभी नहीं होगा। लड़का को लड़का बोल दे, चाय को साय बोल दे, छाछ को चाच बोल दे, ये कभी उच्चारण दोष में नहीं आएंगे दोस्तों, ये मातृभाषा के प्रभाव के अंतर्गत आएंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पे यदि ऐसा होता है कि एक लड़की ड के स्थान पर र उच्चारण करती है, अब जो इसका दोष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका उच्चारण दोष हो जाएगा, क्योंकि ये एक अक्षर को पार्टिकुलर वही बोल रही है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब शब्द दे दिया जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उच्चारण दोष है दोस्तों, वहां पे जो होगा आपका क्या होगा, मातृभाषा का प्रभाव होगा। तो बी जो होगा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आज का आपका अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक के रूप में, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप एक भाषा के टीचर हो, हिंदी पढ़ाते हो या संस्कृत पढ़ाते हो, कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, एक लैंग्वेज के आप टीचर हो, आपके लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है चारों में से? बच्चे द्वारा त्रुटि रहित भाषा का प्रयोग करवाना, अच्छे से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चे द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, बच्चों से विस्तार से गृह कार्य करवाना। इस गृह कार्य वाले को तो पहले काट दो और पुस्तक पढ़वाना, इन दोनों को काट दो, क्योंकि भाषा जो अध्यापक होता है वो बस केवल और केवल एक ही अपेक्षा रखता है बालकों से कि बच्चे जो है ना स्पष्ट रूप से भाषा बोलना सीख जाएं, ज्यादा से ज्यादा वो भाषा का प्रयोग करें, उस भाषा के अंदर प्रवीणता ले आए, भाषा की अक्षमता का उनके अंदर विकास हो जाए। इससे अतिरिक्त एक भाषा का शिक्षक कुछ भी नहीं चाहता। इन दोनों को तो काट दो, इन दोनों में से एक सही होगा कि बच्चे द्वारा त्रुटि रहित भाषा का प्रयोग किया जाए या बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा का प्रयोग करवाना। देखो भाषा का जो अध्यापक है ना, वो ये नहीं चाहता, वो ये तो चाहता है कि बालक बिना त्रुटि की भाषा बोले, लेकिन वो ये भी चाहता है कि बालक बिना झिझक के बोले, बालक डर डर के नहीं बोले, क्योंकि भाषा की स्पष्टता तब आती है जब आपके अंदर डर नहीं रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप स्टेज पे बोलने के लिए जाते हो, आपको कंटेंट याद है लेकिन आत्मविश्वास नहीं होता, वहां पे क्या होता है, बेझिझक नहीं बोलने के कारण से आप शब्दों में बीच बीच में अटक जाते हो, शब्दों में स्पष्टता नहीं आ पाती, या वो गति नहीं बन पाती, वो प्रवाहात्मकता नहीं आ पाती कि जो आप उस चीज को ऐसा बोल सको। तो दोस्तों भाषा का जो एक टीचर है ना, वो यही चाहता है कि बच्चे जो ना बेझिझक भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि बेझिझक बिना डरे यदि भाषा का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उनके भाषा का क्या हो जाएगा भाई, विकास हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सी जो होगा दोस्तों, यहाँ आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तीनों मत कर देना भाई। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, भाषा को सीखते वक्त जो त्रुटियां हो रही है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, भाषा की अपरिपक्वता को दर्शाती हैं, अक्षम्य है, शिक्षण की कमी को दर्शाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न पहले आ गया होगा, लेकिन पहले ऑप्शन अलग थे और इस बार ऑप्शन अलग है। एक प्रश्न यदि दोबारा आपके इस रीट वैक्सीन के अंदर वापस घूम करके आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये प्रश्न दोबारा वापस किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए वो प्रश्न आपको दोबारा वापस आ रहा है। तो जो प्रश्न बार बार घुमाते ना, उस वक्त ऑप्शन अलग थे, इस बार ऑप्शन पूछ लिए, बस यही होगा दोस्तों। प्रश्नों के अंदर केवल ऑप्शन या प्रश्नों की जो लैंग्वेज होगी ना, वो घुमा दी जाएगी, बाकी नए प्रश्न तो वो भी कहां से लाएंगे, जो प्रश्न होंगे उन्हीं में से उनको प्रश्न देने पड़ेंगे। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और दूसरी बार भी आ चुका है। तो ये कह रहा है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, भाषा की अपरिपक्वता को दर्शाती है, अक्षम्य है, शिक्षण की कमी को दर्शाती है दोस्तों। तो ये शिक्षण की कमी को नहीं दर्शाती है, भाषा सीखने में होने वाली गलतियां, कि भाषा सीखने की यदि बालक गलती कर रहा है मतलब वो शिक्षण कर रहा है, उसमें कमी नहीं है, वो कोशिश कर रहा है। अक्षम्य बिल्कुल नहीं हो सकती, ये भाषा की अपरिपक्वता को दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि बालक बोलते बोलते त्रुटि कर रहा है तो भाषा में अपरिपक्व, मतलब वो कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर निकलेगा ना दोस्तों, वो निकल जाएगा आपके भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। गलती जो होती है अधिगम का एक भाग है, कि आप जितनी बार त्रुटि करोगे उतनी ही बार आप सीखोगे। त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत क्या कहता है, गलती करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, गलती करते रहो और अभ्यास करते रहो, एक दिन आपके अंदर पूर्णता आ जाएगी, स्वाभाविकता उसके अंदर आ जाएगी। तो ये दोस्तों सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ना कि ये अपरिपक्वता को दर्शाती है और नहीं ये प्रकार का अक्षम्य वगैरह है। तो सही उत्तर जो होगा ना, बी नहीं सॉरी, सही उत्तर जो होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका, ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में, आप तो दोस्तों तैयारी और बढ़ा देना, आपको पता है ना भाई 2000 के आसपास इतना रीट के पद बढ़ा दिए गए ना, संख्या भी आपके बढ़ा दी गई, लेकिन एक नुकसान और भी है, लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे आपके साथ में और जुड़ेंगे इस ईडब्ल्यूएस की वजह से, क्योंकि सीमा का अंदर बढ़ा दिया गया ना, उनको उम्र का एक छूट दे दी गई है। तो लगभग 2 लाख के आसपास संख्या इस रीट में कंपटीशन में और बढ़ेगी दोस्तों। तो ध्यान रखना, 2 लाख तो संख्या बढ़ेगी और साथ में 2 लाख के साथ में 2000 के आसपास में क्या बढ़ रहे हैं, आपके पद बढ़ रहे हैं। तो ये खुशखबरी तो ये है कि पद बढ़ रहे तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में ये भी दुख की बात है, 2 लाख लोग जो है ना और कंपटीशन में आ रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हो ना, एक
नई नई तैयारी कह सकते, अभी भी एसटीसी बीएड हुई होगी या अभी मतलब जनरली 2-4 साल के अंतर्गत ही हुई तैयारी होगी, इनको जिनको छूट मिली ना, इन्होंने बीएड बहुत पहले की रखी होगी, तो इनका जो मानसिक स्तर भी होगा, जो तैयारी कर रहे होंगे ना उस हिसाब से कर रहे होंगे, अभी लेवल वाली इस लेवल वाली तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तो इतना कंपटीशन नहीं है इन 2 लाख लोगों के साथ में जो भी नए नए जुड़ रहे हैं, कंपटीशन तो है इनके साथ में भी, नजरअंदाज नहीं करना है, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि ये 2 लाख लोग आ रहे हैं तो अपनी भीड़ और बढ़ जाएगी, भीड़ तो बढ़ेगी लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो केवल आपकी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। तो 2 लाख संख्याएं बढ़ रही है और साथ साथ में 2000 पद भी बढ़ रहे हैं, तो आप फोकस 2000 पद पे करो, 2 लाख तो आते होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको युद्ध जीतना है। अब सामने जाना, सेना कितनी भी हो सकती है, सबको आपको हराना ये आपका लक्ष्य है। कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, भाषा की यदि किताब लिखी जा रही है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पक्ष होगा वह कौन सा होगा। ये कह रहे कागज की गुणवत्ता और छपाई, वस्तुनिष्ठता का अभ्यास, व्याकरण नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन। ये पूछ रहा है आपको कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, कागज की गुणवत्ता और छपाई। क्या कागज की गुणवत्ता और छपाई जो होती है वह भाषा की शिक्षक के लिए पाठ्य पुस्तक के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। वस्तुनिष्ठता का अभ्यास भी इतना जरूरी नहीं है दोस्तों। व्याकरण नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, अरे भाषा के अंदर तो भाषा पढ़ना सिखाया जाता है, व्याकरण की सीधे सैद्धांतिक नियम या सूत्र प्रतिपादित नहीं किए जाते पुस्तक के अंतर्गत, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो डी वाला क्या निकल रहा है अपने, बिल्कुल सही निकल रहा है, और यही है पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन। पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पाठ डाले जा रहे हैं ना, उनका चयन उद्देश्य के आधार पर करना चाहिए कि बालक के व्यवहार में इसको पढ़ने के बाद में क्या परिवर्तन आएगा। मुख्य भाग जो होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपके मुख्य भाग हो जाएगा। ये एबीसी तीनों नहीं होंगे। यहां पे जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा भाई, डी सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती हैं और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती हैं। रश्मि का उद्देश्य है, रश्मि नाम के कोई बहन जी है, रश्मि नाम के कोई मैडम है, वो क्या कर रही है कि कक्षा के अंदर पर्यावरण पढ़ा रही है। पढ़ाते पढ़ाते वो क्या करती है, पूरी की पूरी कक्षा को बाहर एक ग्राउंड में लेकर के चली जाती हैं और वहां ले जाकर के कविता पाठ करवाती है जो पर्यावरण पर आधारित होगा। रश्मि का उद्देश्य, वह बालकों के साथ में ऐसी क्रिया क्यों कर रही है कि कक्षा में ले जाकर के, ग्राउंड में ले जाकर के बालकों से कविता पाठ करवा रही है या कर रही है, ऐसी क्रिया करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। चारों में से देखते, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान में प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में लिखी बातों का निर्वाह करना। देखिए उन्होंने ये नीचे से देखते हैं, अपने शिक्षण प्रशिक्षण में लिखी बातों का निर्वाह करना, मतलब ये कह रहा है कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग लेते समय ये बात सीखी थी कि भाई ग्राउंड में ले जाकर के बाल को कविता पाठ करना चाहिए। क्या केवल उसका निर्वहन कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है, ये तो नहीं हो सकता। मैदान में प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का प्रयास करे, ये हो सकता है कि वो जो कविता है ना वो कैसी है, प्राकृतिक वातावरण से जुड़ी हुई कविता है, इसलिए वो कक्षा से बालकों को उठा करके कहां लेकर के आ गई, मैदान में लेकर के आ गई और प्राकृतिक वातावरण के साथ में संबंध जोड़ते हुए इस कविता का क्या कर रही है, वो पाठ कर रही है। ये इसकी संभावना यहां पे बनती है। बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, भाई घूमने के लिए तो मैदान में क्यों लेकर के जाएगी, बच्चे वैसे भी छुट्टी होती, बाहर आकर के वैसे ही घूम लेंगे खाली क्लास में, ये तो नहीं होगा। बच्चों के रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, रोज सारे टीचर कक्षा के अंदर पढ़ा रहे तो उसने अलग माहौल के लिए ग्राउंड में लेकर के चली गई, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये तीनों नहीं होगा, बिल्कुल सी वाला जो उत्तर होगा बिल्कुल सही होगा। वो क्या कर रही है, पर्यावरण के साथ में संबंध जोड़ते हुए, प्राकृतिक वातावरण के साथ में संबंध जोड़ते हुए क्या करवा रही है भाई, आपको अध्ययन करवा रही है। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा भाई, सी बिल्कुल यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपको, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का समावेश का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि उच्च प्राथमिक अक्षर 8वीं तक के स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक, हिंदी भाषा की मान लीजिए, किसी भी भाषा की मान लीजिए, भाषा की कोई पाठ्य पुस्तक है, उसमें विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का समावेश किया जा रहा है। तो वो साहित्यिक रचनाओं का समावेश क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। ये कह रहा है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषा संरचना से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित करवाना, पाठ्य पुस्तक निर्माण में परंपरा का निर्वहन करना। सबसे पहले तो इसको काटो, पाठ्य पुस्तक की ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि इसमें अपना साहित्यिक रचनाओं को जोड़ो, ये तो नहीं होगा। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित करवाना, क्या 8वीं कक्षा का बच्चा रचनाकारों से परिचित होगा? उनको क्या लेना देना कि मैथिली शरण गुप्त कौन है, सुमित्रानंदन पंत कौन थी, जयशंकर प्रसाद कौन थे, क्या इनकी रचना, इनके
नाम से परिचय करवाने के लिए आप 8वीं कक्षा में पढ़ाओगे? नहीं। 8वीं कक्षा के बालक का मानसिक स्तर इतना ऊंचा नहीं हो पाता है कि वो प्रसिद्ध साहित्यकारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना प्रारंभ कर दे, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये कह रहा है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषा संरचना से परिचित होने का अवसर देना, यहां सही होने की संभावनाएं बढ़ रही है। लेकिन इससे पहले अपन ऊपर वाला और पढ़ लेते हैं, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। क्या 8वीं कक्षा के बच्चों को सभी प्रकार की विधाओं में पारंगत करने के लिए, है ना, श्रेष्ठ बनाने के लिए, पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए रचनाएं को सिलेक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। 8वीं कक्षा का बच्चा नहीं पहुंच सकता दोस्तों। तो ये ए सी डी तीनों गलत हो गए। ऑप्शन काटने के हिसाब से भी बी सही आ रहा है और वैसे भी बी सही है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषा संरचना से परिचित होने का अवसर देना। बालकों को अलग अलग साहित्य रचनाओं के, अलग अलग साहित्य रचना 8वीं कक्षा में इसलिए पढ़ाई जाती है कि बालक जो है ना विभिन्न प्रकार की भाषाओं के बारे में अध्ययन कर सके, भाषा की जो शैली है उसके बारे में समझ सके, है ना, साहित्य की भाषाएं कैसी होती है उसकी जानकारी इकट्ठी कर सके। तो यहां पे जो सही उत्तर निकल रहा है आपका, क्या निकल रहा है भाई? बी जो होगा बिल्कुल यहां पे सही उत्तर निकल रहा है। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भाषा की, किसकी भाई? भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं। भाषा की किसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहे हो तो उसमें किस प्रकार के पाठ को आपको चुना जाना चाहिए? वह पाठ जो संक्षिप्त हो, वह पाठ जो संक्षिप्त हो, या अपन कह सकते हैं कि जो वह पाठ जो संक्षिप्त हो, वह पाठ जो प्रसिद्ध लेखकों के हो, वह पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, अनिवार्य मूल्यों से ओतप्रोत हो। दोस्तों संक्षिप्त हो ये कोई जरूरी नहीं है, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रसिद्ध लेखककार और प्रसिद्ध लेखकों के पाठ ही बालकों को दो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बच्चों के संवेदना के लोक के साथ बन सके, ये इसको एक बार टिक करो। ये कह रहा है अनिवार्य मूल्यों पर ओतप्रोत हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें ना, वेटेज सी वाले का सबसे ज्यादा लग रहा है। ये कह रहा है बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके। बालक की जो संवेदना है, लोक का मतलब क्या होता है? जिसमें बालक अपनी वेदनाओं में भ्रमण करते हैं, जिन संवेदना से बालक सोचते हैं। तो बालक का, इसको अपन शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि बालक के व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए हों, ऐसे पाठ को अपना समावेश करना चाहिए। तो सी जो निकल रहा है ना दोस्तों, यहां पे अपना क्या निकल रहा है? बिल्कुल सही उत्तर निकल रहा है। सी क्या हो जाएगा? यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपको पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है। पूरक जो पाठ्य पुस्तक होती है ना, उसका क्या उद्देश्य? पूरक पाठ्य पुस्तक मतलब हट करके, उससे जुड़ी हुई पाठ्य पुस्तक, उसका क्या उद्देश्य? बलपूर्वक पढ़ना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, वाचन अभ्यास या गंभीर साहित्य का पठन? देखो बलपूर्वक पढ़ना तो नहीं होगा, अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक उत्तर सही होंगे। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है? गंभीर साहित्य पढ़ना या वाचन का अभ्यास कराना? दोस्तों गंभीर पढ़ने के लिए आपको 10वीं कक्षा के बाहर जाना पड़ेगा। अपन अभी 8वीं कक्षा के अंदर का अपना एग्जाम हो रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर का हो रहा है, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट 5वीं तक है और सेकंड लेवल 8वीं तक है। आपको जवाब भी वहीं तक के देने हैं। आपको इतना अनुमान नहीं लगाना कि उच्च स्तर पर क्या हो रहा है, आपको अपने स्तर पर ध्यान रखना है। तो अपने स्तर पर बालक गंभीर साहित्य का अध्ययन नहीं करते, अपन के स्तर पर क्या करते? वाचन का अभ्यास कर सकते हैं, पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको काट दो। अब तीनों ऑप्शन कट गए तो बच्चा वाला अपने वैसे भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही निकल जाएगा, वाचन अभ्यास। दोस्तों सी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, व्याकरण के पक्ष, व्याकरण की पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन। देखिए पहले जब ये प्रश्न आया था ना, तब ये लाइन ऑप्शन के अंदर थी। अब इसने क्या किया कि ऑप्शन से ये लाइन निकाल करके ना कहाँ डाल दी? प्रश्न के अंदर डाल दी। पहले आज से 2-3 क्लास पहले भी एक बार प्रश्न आया हुआ है, आप पढ़ लेना अगर पीछे जाकर के देखते हो तो। व्याकरणिक पक्षों और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन, कि व्याकरण के जो पक्ष हैं और जो शब्द हैं उनकी बारीकी का आकलन, मूल्यांकन कैसे कहते हैं? बारीक बारीक चीजों को किसके द्वारा आकलन किया जा सकता है, जांचा जा सकता है? जो व्याकरण के नियम है, जो व्याकरण के सिद्धांत है, जो व्याकरण के शब्द हैं, उनकी बारीकी की जांच, बारीकी से जांच कैसे की जा सकती है? परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, अधिक अंकों का होना चाहिए, या अधिक अंकों का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। परिभाषा के रूप में किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। परिभाषा के रूप में शब्दों का वास्तविक ज्ञान बच्चों को कितना है इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। संदर्भ युक्त मतलब जो आप पढ़ा रहे हो उसके संदर्भ में जो जो व्याकरण की बातें आई हैं वहां पे उस व्याकरण के बारे में बालकों को सिखा देना या उनसे पूछना, वो क्या हो जाएगा? आपका व्याकरण का आकलन हो जाएगा। तो व्याकरण के पक्ष और शब्दों की बारीकी की समझ का आकलन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है संदर्भ युक्त सामग्री में किया जाना चाहिए। जो उससे रिलेटेड सामग्री हो उसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा भाई? बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, विशेष आवश्यकता का मतलब क्या हो गया? जो बालक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करने
के समय विशेष आवश्यकता वाले, जिनको खास जरूरत पड़ती है पढ़ाने में, जो सामान्य बच्चों से हट करके हैं, उन बच्चों को पढ़ाने की आपका तरीका नया होगा। तो ये कह रहा है कि ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जिनको अध्यापक की अधिक आवश्यकता पड़ती है या अधिक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, सामान्य बालकों से हट करके जिनकी आवश्यकता अधिक है, ऐसे बालकों का यदि भाषा का आकलन करते समय आपको किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? उन्हें प्रश्न की संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। देखो, शिक्षण के अंदर दया भाव नाम की कोई चीज नहीं होती दोस्तों, क्योंकि शिक्षण में बालक को केवल शिक्षा देनी है। यदि आप दया देखोगे ना तो बालक के अंदर दया और भाव, संवेग नाम के यहाँ पे शिक्षण में कोई काम नहीं करता। बालकों को सिखाना है तो दया भाव से नहीं कि ये बच्चा नहीं लिख रहा है यार, कोई बात नहीं, चलो आवश्यकता है, नहीं पढ़ पा रहा, दिमाग नहीं, दे देते 5 नंबर, पास हो जाएगा। ऐसे नहीं, इससे आप दया करके बालकों के भविष्य के साथ में और धोखा कर रहे हो। ऐसे नंबर दया करके किसी के ऊपर नंबर नहीं देने दोस्तों। फिर उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। क्यों दोगे अधिक अंक? वो बालक पढ़ने में कमजोर है, जितना लिखोगे उसको उतना ही नंबर देना ना। आप टीचर हो, अच्छे शिक्षक का गुण क्या है भाई? ईमानदारी। तो ईमानदारी का मतलब क्या होगा? बच्चे ने जितना लिखा है ना उतना ही आपको क्या देना है भाई? नंबर देना है। ये भी नहीं होगा। उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। दूसरे बालकों को अधिक प्रश्न दो, उनको बिल्कुल सही को नहीं। ये तो समानता के अधिकार का क्या हो जाएगा भाई? खंडन हो जाएगा। इक्वलिटी का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखिए सी बिल्कुल सही निकल रहा है कि उनकी क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अक्षमताओं का मतलब उनके गुण, सीमाओं का मतलब उनके दोष। वो कितनी कितनी चीजें जानते हैं और कितनी कितनी चीजें नहीं जानते, उनको ध्यान में रख करके उनका आकलन करना चाहिए। सी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए आज का आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है प्रश्न? बहुत बढ़िया प्रश्न किया। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? इसमें कोई प्रश्न दे रखे हैं। ये कह रहा कि आप हिंदी भाषा का बालकों से टेस्ट ले रहे हो, हिंदी भाषा का एक मूल्यांकन कर रहे हो, तो इनमें से, इन प्रश्नों में से आप किस प्रश्न को सबसे बेस्ट मानते हो, सबसे उचित मानते हो कि इन्हीं भाषा के मूल्यांकन के लिए ये बिल्कुल प्रश्न अच्छा रहेगा? ये कह रहा है विशेषण के कितने और कौन से भेद होते हैं? एक प्रश्न आपने ये पूछा, ये सही है। ये पूछ रहा है प्रत्यय की परिभाषाएं लिखिए, ये प्रश्न आपकी नजर में बेस्ट है। या कह रहा है सर्वनाम के भेद का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण के साथ में स्पष्ट कीजिए, ये सही है। या लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। देखिए, भाषा का आप आकलन कर रहे हैं, भाषा में यदि प्रश्न दे रहे हो ना, तो आप यही चाहोगे कि बालक ज्यादा से ज्यादा परीक्षा के अंदर भाषा का प्रयोग करें, अधिक से अधिक अपने जितने शब्द भंडार उसका अंदर है, जितना उसका शब्दों का विकास है, उसमें से अधिक शब्दों का प्रयोग करें। आप यही चाहोगे। देखो, इसमें कितने भेद और क्या नाम है? शब्द संकुचित, इतने शब्द नहीं लिख पाएगा। प्रत्यय की परिभाषाएं भी एक लिमिटेड होगी, नए शब्द नहीं लिख पाएगा। सर्वनाम के भेद और उदाहरण सहित लिखना है, बालक नए शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसी में करेगा। इसने कह रहा है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन अलग तरीके से किया है। कोई पाठ है जिसमें पहाड़ों पर होने वाली बारिश के बारे में बताया गया है, उस ये कह रहा है कि लेखक ने अलग तरीके से किया है, आप अपने अनुभव लिखिए बारिश के बारे में, आप क्या सोचते हो। अब बालक जो अपने अनुभव लिखेगा ना, फिर वो अपने शब्द शक्ति में से, अपने दिमाग में जो शब्द भंडार पड़ा हुआ है उसमें लिखे हुए शब्दों का प्रयोग करेगा, तब उसका भाषा का ज्ञान कितना है इसका क्या चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा ना आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा भाई? डी सही उत्तर हो जाएगा। देखो, जो पिंग पॉइंटेड प्रश्न आते हैं ना, वहां आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे परिभाषाएं पूछ लिया आपसे, है ना, यहाँ कोई ऐसा कुछ सूत्र वगैरह पूछ लिया, वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन जहां पे प्रैक्टिकली क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पे कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना और ऑप्शन काट देना, ऑटोमेटिक आपके क्या निकल जाएंगे? सही निकल जाएंगे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन तो आपके हिलेंगे भी नहीं, और अधिकांश क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल टाइप के आते हैं ना, पिंग पॉइंटेड प्रश्न तो बहुत नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। तो भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है कि बालकों में आप रचनात्मक, रचना का निर्माण करवाना चाह रहे हो, रचना का निर्माण करें। इसके आकलन का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है कि बालक की रचना शक्ति कैसी है। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुति लेख लिखना, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना या इकाई परीक्षा लेना। देखो, इकाई परीक्षा का तो कोई रोल नहीं है। प्रश्नों के उत्तर लिखवाने से कौन सी रचना हो जाएगी? रचना का मतलब क्या होता है? अपने मन में लिखे हुए भावों को मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। आप प्रश्न लिखवा रहे हो तो उसने उत्तर पहले से याद कर रखे, भावना की कोई बात ही नहीं आ रही है, ये नहीं होगा दोस्तों। श्रुति लेख से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तीनों कट गए तो ऑटोमेटिक चौथे वाला अपना सही निकल जाएगा। ये कह रहा है बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, बच्चों के जो भी अनुभव हैं, अच्छे बुरे जो भी अनुभव उन्होंने कर रखे, उनको लिखने के लिए कहना।
बच्चा जब अपना अनुभव लिखेगा तो उसे अपन क्या कहेंगे, रचना कहेंगे। एक प्रकार की अपने अनुभवों को लिखना क्या कहलाती है, रचना। जैसे ऐसे आपको निबंध देते, यदि आप देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते हैं, बालक अब क्या लिखेगा, अपने अनुभव लिखेगा ना, उसके अंदर आप क्या क्या करते हैं, अपने विचार लिखेगा। ये जो अनुभव लिखता ना, ये क्या कहलाती है, आपकी रचना कहलाती है दोस्तों। तो बच्चे के अपने खटे मीठे अनुभवों को लिखना रचना के आकलन का सबसे बढ़िया प्रश्न जो होगा, बढ़िया तरीका जो होगा, यही होगा। ये जो होगा आपका बिल्कुल यहां पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण की, कौन से शिक्षण की भी, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें नाटक शिक्षण सबसे बढ़िया करवाया जा सकता है। ये कह रहा है कक्षा, अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। देखो नाटक की बात करी ना, तो नाटक के लिए व्याख्या प्रणाली तो कतई भी उचित नहीं है। नाटक व्याख्या के द्वारा कभी नाटक नहीं हो सकता। अर्थबोध प्रणाली समझ करके नाटक को याद करना यह भी पॉसिबल नहीं है। रंगमंच प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली। अब देखो ये कह रहा है नाटक शिक्षण की बात हो रही है। नाटक वाला कोई भी पाठ आएगा पढ़ाना तो आपको कक्षा के अंदर ही पड़ेगा ना। हाँ, रंगमंच का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई वार्षिक प्रोग्राम हो गए, आपके वार्षिक उत्सव 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे कोई कार्यक्रम है, वहां पे जो आप नाटक करवा रहे हो वहां पे रंगमंच की तैयारी करोगे। लेकिन शिक्षण तो कक्षा के अंदर ही करवाना पड़ेगा। नाटक का कोई पाठ आ गया, पढ़ाना कहां पे, कक्षा के अंदर ही पढ़ाना ना। वहां पे जो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, कक्षा अभिनय प्रणाली। तो नाटक शिक्षण का जो सबसे बेस्ट या सबसे उपयुक्त विधि जो मानी जाती है ना, वो कौन सी मानी जाती है, आपकी कक्षा अभिनय प्रणाली। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण या कोई नहीं। ये कह रहा है गद्य शिक्षण, जो बालकों को गद्य शिक्षण करवाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों गद्य शिक्षण पढ़ाया जाता है। गद्य शिक्षण का मतलब जो आप कहानियां पढ़ते हो, जो आप निबंध पढ़ते हो, वो क्यों पढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। भाषा का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण या कोई नहीं। दोस्तों भाषा का ज्ञान, क्योंकि गद्य शिक्षण के अंदर क्या होता है कि अधिक से अधिक शब्दों का समावेश होता है, और जितने आप अधिक से अधिक शब्दों को पढ़ोगे वैसी आपकी क्या बनती जाएगी, भाषा बढ़िया बनती हुई चली जाएगी। यहां पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों, भाषा ज्ञान सही होगा, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण या कोई नहीं, ये वाले ऑप्शन आपके बिल्कुल सही नहीं होंगे। ये देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कविता शिक्षण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत भाई, कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य है। कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का, कविता के द्वारा बालकों का जो अधिगम कराया जा रहा है, कविता के द्वारा जो बालकों को सिखाया जा रहा है, उसके पीछे मेन रीजन क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। शब्द भंडार में वृद्धि करना, भावों की अनुभूति, तुकबंदी का ज्ञान या रोमांस की अनुभूति। देखो रोमांस की अनुभूति तो बिल्कुल नहीं हो सकती दोस्तों। शब्द भंडार में वृद्धि गद्य शिक्षण से होती है, पद्य शिक्षण से इतनी नहीं होती है। दोनों ऑप्शन कट गए। अब ये तुकबंदी का ज्ञान या भावों की अनुभूति। देखो तुकबंदी क्या होती है, पहले इसको समझिए। तुकबंदी का मतलब होता है केवल बालकों को तुकबंदी करना सिखाना। तुकबंदी का मतलब क्या होता है, जैसे लास्ट वाले शब्द होते हैं, जैसे ये लाइन है कविता की, ये 4 लाइन की कोई कविता है, जैसे इसमें लिखा है मैंने रात, इसमें लिख दिया मैंने बात, ये रात, यहाँ पे मैंने कोई शब्द लिख दिया, जैसे किताब, नहीं किताब तो नहीं होगा, रात बात, ऐसे त वाले कोई भी शब्द होगा ना, वो क्या हो जाएगी आपकी, हाँ रात बात, ये क्या है, तुकांत है। देखो आत इसमें भी आ रहा है, आत इसमें भी आ रहा है। जो कविता के अंत में जो ऐसे शब्द होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं आपके, तुकांत कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं आपके, तुकांत कहलाते हैं। तो पता रखना भाई, तुकांत वाले शब्दों का मतलब क्या होता है, वही तो ये जो शायरी वगैरह लिखते हैं ना, वो पीछे वाले लाइन में नहीं लगाते हैं, जो एक जैसे शब्द दिख जाए, वो क्या कहलाएंगे आपके भाई, तुकांत कहलाएंगे। तो एक जैसे शब्दों को, ये कह रहा है कि बालकों को केवल ऐसे तुकबंदी का ज्ञान देने के लिए कविता कराई जाती है, नहीं, तुकबंदी का ज्ञान देने के लिए कविता नहीं करी। भावों की अनुभूति, बालक कविता के साथ भावों को भी समझ सके। बालक पढ़ते पढ़ते उस कविता का मूल भाव तो समझे, लेकिन उसके अंदर भावनात्मक रूप से जो तथ्य छुपा हुआ है उसको भी बालक क्या कर सके, समझ सके। इसलिए बालकों को क्या करवाई जाती है, कविता शिक्षण करवाई जाती है। सही उत्तर जो होगा ना भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी सही उत्तर हो जाएगा भाई। क्या उत्तर सही हो जाएगा, बी। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे हैं ना, वो किस प्रकार की कविताएं सुनना पसंद करते हैं, किस प्रकार की कविताओं को वो पसंद करते हैं भाई, जो जिसमें तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जो लयात्मक और गयात्मक हो, उपयुक्त सभी। देखो मैंने गयात्मक सही लिखा हुआ है ना दोस्तों। ये प्रश्न है ना एच टेट का भाई, हरियाणा टेट का प्रश्न है ये। हरियाणा वाले बच्चे भी बहुत सारे पढ़ते हैं मुझे, लेकिन एस टेट का ये प्रश्न आया हुआ है। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कौन सी कविताएं अच्छी लगेगी, जिसमें तुकांत नहीं हो। छोटे बच्चों को तुकांत से क्या लेना देना दोस्तों, ये तो कोई लेना, जो कोई सीख देती हो, जो लयात्मक और गत्यात्मक हो, या उपयुक्त सभी। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर। देखो ये कह रहा है कि जो जिसमें तुकांत ना हो, ये तो नहीं होगी। जो कोई सीख देती हो, ये भी कविताएं प्राइमरी लेवल पर क्या होती है, अच्छी होती हैं।
लयात्मक और गयात्मक हो, जिसको लय के द्वारा पढ़ा जाए, जिसको गाय के द्वारा पढ़ा जाए, उसको वो कविताएं अच्छी लगती है, नहीं लगती दोस्तों। प्राथमिक केवल लय और गति कविता का मेन उद्देश्य नहीं है दोस्तों। वह जो कविताएं कोई ना कोई सीख देती हो ना, उस कविता को अपन क्या मानेंगे, प्राइमरी लेवल पर सही मानेंगे। ऐसे मत कर देना कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे छोटे होते तो उनको गाने वाली ना लय के साथ पढ़ाओगे तो अच्छा लगेगा, नहीं। केवल लय और गति जरूरी नहीं होती है, लय और गति के साथ में कोई ना कोई सीख भी होनी जरूरी है दोस्तों, जिसमें तुकांत न हो। तुकांत से बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो अब अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा ना, वो तो यहाँ कर सकते हो आप उपयुक्त सभी, लेकिन इसमें ना जो तुकांत न हो, इसको तुकांत से कोई लेना देना नहीं। तुकांत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों को। इसमें जो सही उत्तर माना गया ना, वो माना गया था बी, जो कोई सीख देती हो। कैसी कविताएं पसंद करते हैं जिसमें बालकों को क्या मिल जाए, कोई न कोई सीख मिल जाए। जैसे आप मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। गाने जैसी है नहीं, लेकिन उनको पता है कि मछली जो है ना हमेशा जल में रहती है, कभी भी मछली को जल से बाहर नहीं निकालना चाहिए। जैसे ही मछली को यदि आपने खेलने के लिए जल से बाहर निकाल देना, वो मछली क्या होगी, मर जाएगी। ये बच्चों को क्या दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, साथ में सीख दी जा रही है। इसलिए प्राइमरी वाले बच्चे इस कविता को सबसे पहले याद कर रहे हैं। तो दोस्तों बी क्या होगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अरे प्रश्नों का उत्तर यदि मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों में प्रश्नों के उत्तर निकाल लेना दोस्तों, तो अपने वास्तविक जीवन से जोड़ो, व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक आपके प्रश्नों के उत्तर क्या निकल जाएंगे, सही निकल जाएंगे। ये देखो ये क्या कह रहा है, मौखिक कुशलता में शामिल है। मौखिक कुशलता का मतलब बोलने के अंदर क्या शामिल है, विभिन्न प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, तत्सम शब्दों का प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांत का प्रयोग करने की क्षमता। बोलते समय दृष्टांत का प्रयोग करने की क्षमता का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि बोलते समय दृष्टांत के मौखिक कुशलता। आप बोलने में कितने एक्सपर्ट हो इसका कैसे पता चलेगा, कि आप बोलते बोलते कई प्रकार के दृष्टांतों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पढ़ाते पढ़ाते कुछ से जुड़ी हुई कोई कहानी वगैरह कोई तथ्य है तो वो बता रहे हो, नहीं ये जरूरी नहीं है। तीव्र गति से बोलने की कुशलता, आप तेज गति से बोलते हो तो इससे पता चलता है कि आप बोलने में कितने कुशल हो, नहीं। तत्सम शब्दों का प्रयोग, संस्कृत वाले शब्दों का प्रयोग करने से आपकी बोलने की वाणी। कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम कठिन शब्दों का यदि प्रयोग करते हैं ना, भारी भारी शब्दों का यदि अपन प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारा लेक्चर जो है ना अच्छा बन जाएगा। दोस्तों आपकी बोलने की कला इससे अच्छी नहीं बनती है कि आपने कितने कितने भारी शब्दों का प्रयोग किया, आप बोलने में कितने प्रवीण हो, इस पर यह पता चलता है कि आपके द्वारा जो विचार निकाले गए थे वो कितने लोगों के पास में उसी रूप में पहुंच गए जिस रूप में आप देना चाहते थे। ये बोलने की गुणवत्ता कहलाएगी, है ना। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, भारे शब्दों का प्रयोग करना, बड़े बड़े उदाहरण देना, ये बोलने की कुशलता के अंतर्गत नहीं आता है ना। बोलने का मतलब है अपने भावों को सामने वाले के पास में उसी रूप में पहुंचा देना जिस रूप में अपन पहुंचना चाहते हैं। तो ये देखो ऑप्शन काटने के हिसाब से 3 कट गए तो जाहिर सी बात है चौथा वाला क्या होगा, ऑटोमेटिक सही होगा। फिर भी पढ़ो देखो, विभिन्न प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। किसी भी औपचारिक चर्चा भी हो सकती है और अनौपचारिक चर्चा भी हो सकती है, विषय से संबंधित भी हो सकती है और विषय से बिना संबंधित भी हो सकती है। किसी भी संदर्भ में बोलना और बेझिझक होकर के बोलना, है ना। आपको सोचने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, तुरंत आप जहां पर भी कह दिया जाए ना, तुरंत होकर के क्या होना। जैसे मान लीजिए कि आज नया वर्ष है, आपको बोलने के लिए कह दिया जाए कि नए वर्ष, नूतन नए वर्ष के ऊपर, हिंदुत्व का जो नया वर्ष है ना, इसके ऊपर है ना, आप क्या करो भाई, 5 शब्द बोलो या 2 लाइनें बोलो या 1 पैराग्राफ बोलो। तो वहां पर यदि आप तुरंत खड़े होकर के बोलने लग जाते हो ना, ये नया वर्ष है इसलिए होता है, इसलिए मनाया जाता है, इसके पीछे यह कारण है, तुरंत बता देते हो ना, तब तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आप सोचते हो नहीं मैं क्या बोलूंगा, क्या नहीं आएगा, ये आपकी बोलने की कुशलता नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। किसी भी प्रकार की बातें हो, वहां पे यदि बालक बेझिझक तरीके से बोल रहा है, बिना डरे बोल रहा है ना, ये मौखिक कुशलता में शामिल किया जाएगा। ये जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सही उत्तर हो जाएगा, ये BCD नहीं होंगे भाई। देखिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर भी, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। भाषिक स्तर पर रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, सहज शैक्षिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करती है, काव्य व्याख्या का एकमात्र है। ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो रेखांकन और चित्रांकन किया जाता है वह क्या है, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग। एकमात्र वाले को हटा दो, मैंने पहले कह रखा, केवल एकमात्र वाले बहुत कम चांस पे सही होते हैं, इनको पहले डिलीट कर दो। बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करते, इसको एक बार नोट करो। सहज शैक्षिक गतिविधि मात्र नहीं, कि केवल सहज शैक्षिक गतिविधियों के लिए किए जाते नहीं। लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, ये कह रहा है रेखांकन करना और चित्रांकन करना लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है, या बच्चों को अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है। देखो लेखन अभ्यास का चरण तो है, क्योंकि भाषिक रेखांकन करना और चित्रांकन करना एक हिसाब से ये भी हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा लेखन अभ्यास भी करेगा तो किसके द्वारा करेगा, अनुकरण के द्वारा ही करेगा ना। भले लेखन अभ्यास कर रहा लेकिन करेगा किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा करेगा ना। तो इससे ज्यादा वेटेज इस ऑप्शन का है, इसको काट दो, इसको सही कर दो। सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना रेखांकन और चित्रांकन कहलाएगा। किताबों में बहुत जगह पे ना ये भी सही दे रखा है, लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण साधन है, तो ये इतना भी जरूरी नहीं है दोस्तों, है ना। यहां से ये हट जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, बच्चों में
बच्चों के अंतर्गत पठन संस्कृति का, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। बालकों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करना है, बालक को पढ़ना सिखाना है, तो किसमें से क्या अनिवार्य, क्या जरूरी है? पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, कक्षा में मुखर वचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास। देखो, वर्तनी विन्यास के अभ्यास से पढ़ने के लिए कोई लेना देना नहीं है। पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, ये पठन संस्कृति की बात कर रहा है, ये लिखने की बात कर रहा है, दोनों को काट दो। देखो, जितने ऑप्शन काट सकते ना उतने काटो, यदि एक भी कट रहा है ना उसको भी काटो, फिर उलझना 3 में रहा, एक तो कम पड़ा ना, तो 2 अपन ने काट दिया। अब अपन को पता है कि उत्तर इसमें से सही होगा या इसमें सही होगा, इसमें ऑप्शन लगा हुआ नहीं, अब इसमें से सही होगा या इसमें से सही होगा। पठित सामग्री का, ये कक्षा में मुखर वचन करने का अभ्यास या बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करना है कि बालक पढ़ने लग जाएं, संस्कार का विकास करना है कि बालक कहीं पर भी जाकर के पढ़ने लग जाए। ये कह रहा है कक्षा में मुखर वचन करने का अभ्यास। यदि कक्षा में मुखर वचन करेगा, खड़े होकर के पढ़ेगा, अध्यापक के सामने देख करके पढ़ेगा, तो क्या उससे संस्कृति का विकास होगा? नहीं होगा। बच्चा जब घर पे चला जाएगा और अपने हिसाब से किताब उठा करके पढ़ने लग जाएगा ना, तब उसके अंदर क्या होगा? संस्कृति का विकास होगा। ये नहीं होगा, इसको काट दो। बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, बाल साहित्य किताबें पढ़ने के लिए बालकों को आप मोटिवेट करो, अभिप्रेरित करो। जिस दिन बालक अपने आप से बाल साहित्य की किताबें पढ़ने लग जाएगा ना दोस्तों, ये हमारे टाइम में क्रेज था दोस्तों। हम जब 6वीं और 8वीं में पढ़ते थे ना, तब गांवों के अंदर पंचायत लेवल और वाचनालय चलते थे, जिसके अंदर बहुत सारी पुस्तकें मिलती थी बिना, ये अपने बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियां मिलती थी, बाल हंस वाली किताबें मिलती थी, छोटी छोटी कहानियां मिलती थी, जहाँ पे आप शाम को जाते 5 से 6 बच्चे गुलता, वहां से किताब आप रजिस्ट्रेशन करवा करके लेके आते, पढ़ पढ़ा करके वो किताब आपको क्या करनी थी, वापस वहां जमा करनी थी। अब तो ये सब बंद हो गए हैं, बहुत कम गाँव में रहा, लेकिन पहले ये 2006-7 के आसपास में ये सब माहौल था कि हर पंचायत स्तर पर एक प्रकार की लाइब्रेरी होती थी, तो वहां पे बच्चों जाते थे और किताबें लेकर के आते थे और पढ़ते थे। ये तो है ना, बच्चों के पठन संस्कृति का विकास हो रहा है। तो बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, सुनना कौशल में शामिल है। सुनना, श्रवण कौशल के अंदर इनमें से क्या शामिल है दोस्तों? सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना, दूसरों की बात सुनने में रुचि, देरी और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास या शांतिपूर्वक सुनना श्रवण कौशल में शामिल है। श्रवण कौशल में क्या चीज शामिल है? श्रवण कौशल आपने पढ़ रखा होगा, या मैं आपको भाषा शिक्षण पढ़ाऊंगा तब श्रवण कौशल भी आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। लेकिन सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, मैंने पहले ही कह रखा है, केवल, एकमात्र, ऐसे वाले ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते, इनको तो पहले ही काट दो। शांतिपूर्वक सुनना, इसको भी काट दो। अब 2 बच्चे, दूसरों की, एक तो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना। क्या केवल श्रवण कौशल इसलिए डेवलप किया जाता है कि आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुन सको? एक ही कारण नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखो 3 कट गए तो बी वाला ऑटोमेटिक सही निकल रहा है, लेकिन फिर भी समझ लो, दूसरों की बात सुनने में श्रवण कौशल का मतलब क्या है? सुनना, किसे सुनना? ध्यान से। ये कह रहा है रुचि के साथ में सुनना, इंटरेस्ट के साथ में, सामने वाला क्या कह रहा है बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ में आपको सुनना चाहिए। देरी के साथ में सुनना है, जब तक वो सामने वाला बोलता हुआ बंद नहीं हो जाए तब तक आपको बीच बीच में ना नहीं बोलना है। जब तक सामने वाला बोलता हुआ बात पूरी हो जाए, वो खत्म हो जाए, फिर आपको क्या बोलना है? प्रतिक्रियाएं देना। ऐसे ही मुख हो रहे चुपचाप नहीं सुना, बीच बीच में आपको क्या देनी चाहिए? प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए, तब सामने वाला बोलने के अंदर और मोटिवेट होता है, आपको क्या करता है? सही बात बताता है। तो श्रवण कौशल में शामिल है तीनों चीजें, रुचि के साथ में सुनना, धैर्य पूर्वक सुनना और सुनते हुए प्रतिक्रियाएं देना। ये तीनों की तीनों बातें इसके अंदर शामिल है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? पढ़ाया क्यों जाता है, इससे क्या अभिप्राय है भाई? पढ़ना, लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्य को पढ़ना या पढ़कर समझना। पढ़ने के पीछे क्या अर्थ है? पढ़ाया क्यों जाता है? लिपि चिन्हों की पहचान, क्या आपको पढ़ना है इसलिए सिखाया जाता है कि आप लिपि और चिन्हों की पहचान कर लो? केवल इसके लिए तो नहीं हो सकता, इसको काट दो। शब्दों को पढ़ना, आपको केवल बस शब्दों को पढ़ना है, समझना नहीं है, तो केवल शब्दों को पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। वाक्य को पढ़ना और शब्दों को पढ़ो या वाक्य को पढ़ो, दोनों बात तो एक ही होगी। पढ़कर समझना, पढ़ना कौशल का क्यों विकास किया जाता है कि आप पढ़ी हुई चीज को क्या करो भाई, समझ लो। तो पढ़कर समझना चाहता है, पठन कौशल से अभिप्राय है पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, पढ़ करके समझना पठन कौशल का अभिप्राय कहलाएगा। यहां पे जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये लीजिए आपका अगला प्रश्न कि भाषा कौशल के संदर्भ में, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है जो भाषा के लिए बिल्कुल परफेक्ट बेहतर? भाषा कौशल के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है पूछा है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंदर संबंधित हैं। यह कह रहा है कि भाई इनमें से सही क्या है।
पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। दोस्तों ये कथन भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। बालक सुनना सीखेगा उसके बाद ही बोलना सीखेगा, इसका मतलब बोलना सीख गया इसका मतलब ये थोड़ी कि सुनना बंद कर देगा, सुनता तो वो रहेगा। तो एक क्रम में सीखे तो एक क्रम ही जाए, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, है ना। एक वो मॉन्टेसरी ने तो चेंज भी कर दिया था भाई, लिखना पहले कराओ, पढ़ना बाद में कराओ, ये उसने चेंज भी कर दिया था। तो ये जो है ना एक क्रम में नहीं सीखे जाते दोस्तों, क्योंकि ये पे क्रिया जो होती ना, क्योंकि आपने सुनना, मान लीजिए कि आप पहले बालक सुनता है, सुनने के बाद में बोलता है, फिर बोलने के बाद में मान लीजिए पढ़ना सीखता है, तो जरूरी नहीं वो पढ़ना सीखे, इससे पहले क्या सीख सकता है, लिखना भी सीख सकता है। ये बात किसने कही है, मॉन्टेसरी ने भी तो कही ना। तो ये एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये थोड़ी हद तक बात सही नहीं है, सही हो सकती है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। एक बार इसको है, एक बार हल्के फुल्का काट दो। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल बिल्कुल नहीं है, निष्क्रिय कौशल कुछ नहीं होते हैं। पढ़ना और लिखने कौशल में कोई संबंध नहीं है, 100% संबंध है, पढ़ने और लिखने में दोनों में संबंध है। तीनों ऑप्शन कट गए, चौथे वाला अपने आप सही निकलेगा। ये कह रहा है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं, एक क्रम में सीखे जाते हैं और अंतः संबंधित होते हैं। इसमें अंतः संबंधित वाला ज्यादा बेटर है कि ये चारों कौशल एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं दोस्तों, निर्भर होते हैं। आप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों काम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में संबंधित है। तो यहां पे जो सही उत्तर निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा, डी वाला, सभी कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, संबंधित होते हैं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर भाई, प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। मैंने हजारों बार आपको कह दिया कि जब भी असत्य नहीं वाले प्रश्न आए ना, तुरंत उसको एक बार घोला करो, क्योंकि आधे प्रश्न आपके इस वजह से गलत हो जाएंगे कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। पहले उसको गलत करो, फिर इस ऐसे प्रश्नों को उल्टा करो। ये पूछ रहा है प्राथमिक हिंदी भाषा शिक्षण में कौन सा उद्देश्य नहीं है, मतलब एक ही उद्देश्य नहीं होगा ना, पहले उद्देश्य है उनको छाटो, फिर जो बच जाएगा वो उसका उत्तर निकल जाएगा। ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से सही करना, बाकी बड़ी बड़ी गलती हो जाएगी। विद्यार्थियों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का केवल ये उद्देश्य है क्या कि बालकों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतिलेख लिखने में सक्षम बनाना, व्याकरण नियमों का विशद ज्ञान कराना, विशद है ना, विशद आधा इसके अंदर, विशद ज्ञान कराना। अब ये कह रहा है विद्यार्थियों को सस्वर वाचन में सक्षम बनाना, बिल्कुल सही है। प्राइमरी लेवल पे हिंदी इसलिए पढ़ाई जाती है कि बालक सस्वर पढ़ना सीख जाए, ये तो सही है। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतिलेख लिखने में सक्षम बनाना, ये भी सही है। ये कह रहा है व्याकरण के नियमों को विशद ज्ञान, विशद को अपन समझो दोस्तों विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब हो जाता है दोस्तों बिल्कुल सही, है ना। शुद्ध को ही अपन सही, शुद्ध जो शब्द आप जिसका प्रयोग करते हो ना, उसको वास्तविक व्याकरण के अंतर्गत वास्तविक उसका सही शब्द ना वो क्या, विशद, या इसको अपन कहता है विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब शुद्ध, तो व्याकरण का विशुद्ध ज्ञान देना, बालकों को व्याकरण का शुद्ध ज्ञान देना। क्या प्राइमरी लेवल पर बालकों को शुद्ध ज्ञान दिया जा सकता है? नहीं, प्राइमरी लेवल पर केवल भाषा बोलना सिखाया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बोलना पढ़ने के ऊपर फोकस किया जाता है, इन तीनों के ऊपर किया जा रहा है, इसके ऊपर नहीं किया जा रहा है। सही उत्तर जो होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, डी जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है भाषा शिक्षक को, कौन सा शिक्षक को, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाषा का टीचर है उसको अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने की क्षमता को और बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? कि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा का वातावरण निर्माण करता है, वह एक भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। देखिए दोस्तों, वह भाषा का शिक्षक है इसके लिए भी नहीं, और विद्यालय के निर्देश है इसके लिए भी नहीं, दोनों ऑप्शन को काट दो। अब ये दो बच्चे, ये कह रहा है कि इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, दूसरों उसका भाषा प्रयोग कक्षा में वातावरण का निर्माण करता है। देखिए दूसरों पर प्रभाव डालने का मतलब ये कि भाषा सीख रहे हो तो ये कक्षा के बात, ये कह रहे हैं भाषा शिक्षण को शिक्षक की बात कर रहा है, और शिक्षक कहाँ पढ़ाता है, कक्षा के अंतर्गत पढ़ा रहा है ना। प्रभाव डालना कक्षा के बाहर की गतिविधि भी है, केवल कक्षा के अंदर की गतिविधि नहीं है, इसको भी काट दो। तीन अपने कट गए। अब जो बच रहा है वो चौथा वाला बच रहा है, भी उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है, टीचर जितनी बढ़िया भाषा बोलेगा तभी तो बालकों के अंदर भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। संस्कृत वाला टीचर यदि कक्षा में आकर के संस्कृत बोलेगा ना, तभी तो बालक ये समझेंगे कि हमें भी हल्की फुल्की संस्कृत सीखनी चाहिए, संस्कृत बोलने में अच्छी लगती है। लेकिन वो संस्कृत का प्रयोग ही नहीं कर रहा है ना, तो बालकों के अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा भाई, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षक का विशेष और अनिवार्य गुण है, इनमें से कौन सा गुण एक भाषा टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? विषय का विस्तृत ज्ञान, ऑप्शन का गायब हो गया आज, विषय का विस्तृत ज्ञान होना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, शिक्षण विधियों का ज्ञान, या शुद्ध उच्चारण। देखिए ये कह रहा है विषय का विस्तृत भाषा शिक्षक का विशेष और अनिवार्य गुण है। देखिए
वैसे तो भाषा शिक्षक का जो गुण होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण। भाषा टीचर का उच्चारण कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण है, तो कोई भी विषय हो, उस विषय टीचर का अनिवार्य जो गुण होता है ना, वो होता है कि उसके विषय में संपूर्ण रूप से उसको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। यहाँ ये पूछा कि भाषा शिक्षण का एक गुण है, तब तो शुद्ध उच्चारण सही होता है, लेकिन ऊंचा अनिवार्य कंपल्सरी है, ये तो होना ही चाहिए, तो वो है विषय का विस्तृत ज्ञान, विषय का प्योर ज्ञान होना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में पूछ ले, किसी भी विषय का टीचर हो, उसका जो अनिवार्य गुण होता है ना, वो क्या होता है, विषय का विस्तृत ज्ञान होना। ये सही माना गया था, एक बार प्रश्न आया हुआ था, तो शुद्ध उच्चारण यहाँ पे सही मत कर देना। ये जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपको कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, उच्च प्राथमिक स्तर पर आप कविता और कहानी पढ़ा रहे हो, पढ़ने के बाद में जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उससे अपने शब्दों को दोहरा सके, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। आपने कविता और कविता कहानी पढ़ी है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसके प्रश्नों के उत्तर दे, अपने शब्दों में दोहरा सकें, यह भी इतना जरूरी नहीं दोस्तों। विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, यह भी नहीं, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। जो कविता कहानी आपने पढ़ी है, तो बालक के जो दैनिक जीवन के जो अनुभव है ना, उनके साथ में उसका सामंजस्य स्थापित कर सकें, यह आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये तीनों नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, आपका डी सही उत्तर निकल जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, भाषा का जो शिक्षण करवा रहे हो इसमें कंपलसरी क्या चीज है, मानक भाषा पर बल देना, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। देखिए भाषा शिक्षण में केवल गृह कार्य देना अनिवार्य नहीं है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ में भिन्न व्यवहार क्यों करेंगे, समान जैसा व्यवहार ही करना, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। समग्रतावादी दृष्टिकोण, ये थोड़ा रुकिए, मानक भाषा पर बल, क्या केवल मानक भाषा पर ही बल दिया जाता है, नहीं। मानक भाषा का मतलब समझते हो ना, हिंदी जैसे, हिंदी की मानक भाषा एक खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली क्या कहलाती है, हिंदी भाषा का मानक कहलाती है, तो केवल मानक भाषा पर बल देना भी नहीं है। समग्रतावादी दृष्टिकोण बिल्कुल सही होगा दोस्तों। समग्रतावादी दृष्टिकोण का मतलब होता है भाषा को समग्र रूप से सिखाना, एक अंग को नहीं सिखा करके संपूर्ण रूप में भाषा सिखाना, यह भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा क्या होगा, आपका बी सही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह सिखाओ, बाल को केवल हिंदी पढ़ना सिखाओ सबसे पहले। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ना, अपर प्राइमरी लेवल पे इनमें से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास नहीं है, तो पहले नहीं को गोला करो तभी उत्तर सही निकलेगा। मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतों का सुनिश्चित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये हो सकता है। भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास, ये भी जरूरी, ये भी हो सकता है। मुहावरे, लोकोक्ति और कहावतों को सुनिश्चित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, है ना। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का ना, कठिन शब्दों का अर्थ बालकों को नहीं पूछना चाहिए ना, क्योंकि बालक इतने परिपक्व नहीं होते कि हिंदी शिक्षण के सारी शब्द उनको आते हों। तो ये अनिवार्य नहीं, ये तीनों तो बहुत जरूरी है, तीनों तो आप करवा सकते हो। डी वाला जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये देखिए आज का आपका अगला प्रश्न, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है केवल भाषा सुनने से, केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से अधिक भाषा प्रयोग से। कह रहे हैं भाषा की कुशलता कब आती है, केवल वाले काट दो, ये कभी भी सही नहीं होते। अब देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से या अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, पाठ्य पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। जितना आप भाषा का प्रयोग करोगे उतनी ही अच्छी आपकी क्या बनती जाएगी, भाषा बनती जाएगी। यहाँ पे जो सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा भाई, डी बिल्कुल 100% सही आंसर होगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण को मैं पढ़ाता हूँ, उसके पीछे आपका एक फायदा और भी ना, आपको वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ानी पड़ती है। मैं खुद भी ना डबल स्पीड से पढ़ाता हूँ, आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना कि बहुत सारा आप वीडियो देखते हो ना डबल स्पीड से करते हुए, उसको आगे देख ले तो जल्दी पूरा हो जाए ना। जितनी इसकी डबल में जितनी स्पीड चलती है ना, उतनी स्पीड से तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ा करके देखना भी मत, बाकी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां आ रही, समस्या आ रही, उनका निवारण कैसे कर सकते हो, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण में लेखन अभ्यास कराकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की अपेक्षा करके, त्रुटियों की अपेक्षा नहीं दोस्तों, उपेक्षा करके तो नहीं कर सकते हो। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बता करके तो कैसे दूर करोगे। त्रुटियों को प्रकार गिना करके, कौन कौन सी त्रुटियां होती है वो गिना करके दूर करोगे नहीं। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास कराकर, कोई बालक वर्तनी संबंधी यदि त्रुटियां कर रहा है ना, तो क्या करोगे, वर्तनी संबंधी उनका लेखन कराओगे, कौन कौन सी त्रुटियां कर रहे हो, कैसे कैसे उनको लिखा जाता है, लेखन अभ्यास के द्वारा क्या कर दियोगे, निवारण कर दिया जाएगा।
ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा। किताबों में 22 जगह सी दिया हुआ है दोस्तों, सी नहीं है। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, वर्तनी के बारे में बातें बताकर के शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है कि आप अध्यापक को वर्तनी की त्रुटियां शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास के द्वारा दूर की जा सकती है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? समृद्ध बाल साहित्य, जो बाल साहित्य स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जो बाल साहित्य बच्चों को रूप में पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों के लिए जो कहानी कविताएं होती हैं, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? नैतिक मूल्यों का विकास करना, भाषा संरचना का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, सृजनात्मक भाषा का विकास करना। दोस्तों बाल साहित्य जो पढ़ा जाता है ना, बाल साहित्य में क्या होती है? अधिक से अधिक कविताएं और कहानियां होती हैं, और कविता और कहानियों के माध्यम से बालक क्या सीखता है? भाषा सीखता है। भाषा के अंदर यदि कोई भी किताब पढ़ाई जा रही है, उसका मूल्य नैतिक मूल्यों का विकास करना या कल्पना शक्ति का विकास करना, सृजनात्मक भाषा का प्रयोग करना नहीं दोस्तों। इसका जो सही उद्देश्य होना, भाषा संरचना का विकास करना, किस किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, कौन कौन से शब्द होते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे लिखा जाता है, भाषा संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए, इनके लिए समृद्ध बाल साहित्य सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाएगा। बी जो होगा आप क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये लीजिए आपका अगला प्रश्न कि सतत आकलन का उद्देश्य जानना है कि सतत आकलन जो होता है, सतत आकलन का उद्देश्य क्या जानना है? बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, बच्चे ने कितना सीखा है या बच्चे ने क्या सीखा है? दोस्तों बच्चे कैसे सीखते हैं ये जानना सतत का मतलब नहीं है। बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं ये भी सतत मूल्यांकन का नहीं है दोस्तों, ये निदानात्मक उपचारात्मक क्या जाता है। बच्चों ने कितना सीखा है ये सही है, बच्चों ने क्या सीखा ये जरूरी नहीं। बच्चे ने कितना सीखा है इसकी जांच आप सतत मूल्यांकन के द्वारा करते हो। आपने पढ़ाया और पढ़ाने के तुरंत बाद आप प्रश्न पूछते हो, इसीलिए पढ़ते हो कि पढ़ाया हुआ बालक ने कितना सीखा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना क्या हो जाएगा? आपका सी वाला जो होगा ना वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी जो होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? छोटे स्तर, प्राइमरी लेवल पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर यदि पढ़ने की क्षमता का आप आकलन कर रहे हो कि बालक कितना पढ़ रहा है, इसकी क्वालिटी की जांच कर रहे हो कि कितना पढ़ता है, तो इनमें से कौन सा कम महत्वपूर्ण है? वो भी महत्वपूर्ण तो होगा लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने का प्रवाह, चित्र के अनुमान लगा करके पढ़ना, समझकर पढ़ना या अक्षर जोड़कर पढ़ना। ये प्राइमरी लेवल देखो, पढ़ने का प्रवाह सबसे महत्वपूर्ण है। बालक पढ़ने की गति सीख ले, ये जरूरी है। चित्र में अनुमान लगा करके पढ़ना, जो ना अर्थबोध के अंदर और चित्र विधि के अंदर ये तो पढ़ते चित्र दिखा दिया जाता है, उस अनुमान लगा करके पढ़ना कि इसमें ये लाइन लिखी होगी, ये भी प्राथमिक लेवल पर बिल्कुल सही है। समझ कर पढ़ना ये भी सही है। अक्षर जोड़कर पढ़ना नहीं, ये महत्वपूर्ण तो ये भी है लेकिन कम महत्वपूर्ण। आप ये नहीं चाहोगे कि बालक ऐसे पढ़े कमल कमल, ऐसे आप नहीं चाहोगे, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। डी जो होगा ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका। उच्च प्राथमिक स्तर पर, कौन से लेवल पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की क्षमता का आपको आकलन करना है, तो कौन से प्रकार्य परक पर आप पक्ष पर अधिक बल दोगे? भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग पक्ष पर बल देना, या भाषा के कार्यों की सूची बनाना? सूची बनाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रयोग का पक्ष बताना ये भी जरूरी नहीं है। भाषा प्रयोग पर बल देना नहीं, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना। आपको प्रकार्य की बात कर रहा है ना, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है दोस्तों? प्रकार्य है ये, प्रकार्य से प्रकार्य की बात कर रहा है दोस्तों। तो प्रकार्य नहीं, ये प्रकार्य है ना, प्रकार्य परक की बात कर रहा है, तो प्रकार्य परक के अंदर भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, बी जो होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, साहित्य की किस विधा में शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? यानी साहित्य की कौन सी विधा के अंदर यह माना जाएगा कि नहीं इसमें आपको सस्वर पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी आनंद नहीं आएगा। यानी इनमें से किसके अंदर सस्वर पढ़ना ज्यादा जरूरी है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी या जीवनी? दोस्तों आत्मकथा को सस्वर पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, संस्मरण भी नहीं है, जीवनी भी नहीं। एकांकी जो पढ़ाई जाती है, एकांकी जो नाटक होते हैं ना, उनको सस्वर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नाटक के अंदर फीलिंग लानी पड़ती है, भावनाएं लानी पड़ती है, और भावना लाने के लिए ना सस्वर उसी यति गति के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा। एकांकी यहाँ पे सही उत्तर होगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, पठन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पठन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने की गति, अर्थ एवं अनुमान, शब्दों का उच्चारण या वर्णों की पहचान। पठन कौशल में यदि आप पढ़ रहे हो तो अर्थ एवं अनुमान, देखो पढ़ने की गति भी जरूरी है ना, शब्दों का उच्चारण भी जरूरी है, वर्णों की पहचान भी जरूरी है, लेकिन आप पढ़ रहे हो ना उसमें ज्यादा जरूरी क्या? अर्थ और अनुमान। इसका अर्थ क्या है और सही उत्तर क्या हो सकता है, इसकी पहचान करना ज्यादा जरूरी है। बी जो होगा ज्यादा जरूरी है, अर्थ ग्रहण करना, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। अर्थ की बात आ रही है, गति, शब्दों का उच्चारण ये भी जरूरी, लेकिन ज्यादा जरूरी की अर्थ यहाँ अनुमान लगाना ये ज्यादा जरूरी है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, बच्चों की लेखन अक्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है। लेखन अक्षमता की यदि बच्चों की आप जांच करो तो इनमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है?
मानक वर्तनी, विचारों की स्पष्टता, मौलिकता या कल्पनाशीलता। देखो लेखन क्षमता का है ना जरूरी, देखो कल्पनाशीलता भी जरूरी है, मौलिक बातें कितना लिख रहा है ये भी जरूरी है, विचारों की स्पष्टता भी जरूरी है, मानक एवं वर्तनी इतनी जरूरी नहीं है ना। आप जैसे प्रश्नों के उत्तर लिखते हो, बोर्ड के अंदर परीक्षा देते हो, आपकी हैंड राइटिंग कितनी है ये मायने तो रखती है, लेकिन इतनी मायने नहीं रखती जितनी ये मायने रखती है कि आपके विचार कितने स्पष्ट थे, मौलिक थे कि नहीं थे, आपकी कल्पनाशीलता कितनी जरूरी थी। ये बातें ज्यादा जरूरी, राइटिंग के इतने नंबर नहीं कटते जितने नंबर इनके कटते हैं, इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। मानक वर्तनी भी जरूरी है लेकिन कम महत्वपूर्ण है। ये जो होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। ये देखिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे कविता पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर अधिकांश बच्चे कविता पसंद करते हैं, कौन सी कविता भाई? लयपूर्ण, छोटी, वीर रस या नैतिक मूल्यों से आयपूर्ण। अब देखिए यहाँ पे नैतिक मूल्यों से औतपूर्ण, वीर रस की भी नहीं, छोटी भी नहीं, लयपूर्ण कविताएं पसंद करेंगे। कौन सी करेंगे? लयपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की बात नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसे आती ना कोई अर्थ से मिलती जुलती या ज्ञान देने वाली कविताएं तो वो सही होता। यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे तो लयपूर्ण वाली क्या करेंगे अपन यहाँ पे सही कर देंगे। ये जो होगा आपके यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल हैं। प्राथमिक स्तर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लिखना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। प्राथमिक स्तर पर बालक के केवल 2 गुणों का विकास किया जाता है, एक तो बालक की श्रवण शक्ति मजबूत हो जाए और एक बालक बोलना सीख जाए। ये 2 लक्ष्य क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सुनना बोलना कहाँ लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है ना। सुनना और बोलना क्या हो जाएगा यहाँ आपके? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये देखिए आज का आपका अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसे पढ़ना है? आपको किसी चीज को समझ करके पढ़ना है, तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तीव्र गति से पढ़ते जाना, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। देखो तेज गति से पढ़ना, समझ करके पढ़ रहा है ना, तेज गति से पढ़ना नहीं होगा। बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण करना नहीं, शुद्ध उच्चारण करने से कैसे समझेगा बालक? लिखित सामग्री के शब्दों की पहचान करना, केवल शब्दों की पहचान करने की भी समझ नहीं होगी। लिखित सामग्री की निहितार्थ समझना, लिखी हुई सामग्री के अंदर निहित अर्थ क्या है उसको यदि अर्थ जानते हुए पढ़ेगा ना तब वो समझ करके पढ़ेगा। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना, डी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? पर उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने और सीख रहे हो, सिखा रहे हो, इनमें से इस प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? इनमें से किसकी भूमिका इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों? पाठ्य पुस्तक, संचार माध्यम, प्रश्न पत्र या अभ्यास पत्रक? अभ्यास पत्रक तो जरूरी है, अभ्यास पत्र के बिना तो बालक सीखेगा भी कैसे? प्रश्न पत्र इतना जरूरी नहीं है, संचार का माध्यम भी जरूरी है, पाठ्य पुस्तक भी जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है ना, प्रश्न पत्र की इतनी भूमिका नहीं है दोस्तों। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रश्न पत्र की इतनी भूमिका नहीं है जितनी इनकी। संचार का माध्यम तो जरूरी है, अभ्यास भी जरूरी है, पाठ्य पुस्तक भी जरूरी है। प्रश्न पत्र की कम भूमिका है, प्रश्न पत्र केवल आकलन लेता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? संचार का माध्यम मत कर देना, संचार का माध्यम नहीं होगा। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में का महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब इस जगह पे कौन सा शब्द आएगा? बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में विदेशी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में शास्त्रीय भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, या क्षेत्रीय नहीं दोस्तों, क्षेत्रीय भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों मातृभाषा के निर्माण में। वैसे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा लगभग एक जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे मातृभाषा अलग दे रखी है तो अपन को सी सही करना पड़ेगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों? तो ये कह रहा है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ये कह रहा है कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका? ना कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र और टेलीविजन जो होगा नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा सिखाने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन? ये नहीं दोस्तों, बाल साहित्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बालकों को बाल साहित्य के द्वारा क्या किया जा सकता है? अधिक से अधिक भाषा सिखाई जा सकती है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा भाई? बी सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी इसके अंदर व का अभिन्न अंग है। इन दोनों में क्या शब्द आएगा? सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृत साहित्य या संस्कृत चुनौतियां? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है
और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। तो दोस्तों सभ्यता साहित्य सांस्कृतिक चुनौतियां नहीं आएगी दोस्तों, सभ्यता एवं संस्कृति सही होगा कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे सभ्यता भरा जाएगा और यहाँ पे संस्कृति भरा जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा की क्षमता में, प्राथमिक स्तर पर जो कार्टून बने होते हैं, विज्ञापन जो बने होते हैं ना, वो भाषा की क्षमता में विकास में सहायक हैं, बाधक है, निरर्थक है या अनुपयोगी है। दोस्तों सहायक है, सिंपल सी बात है, ये बहुत गरीब प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है। ये लीजिए अगला प्रश्न, भाषा अर्जन अक्षमता किसके साथ संबंधित है, पियाजे, चोम्स्की या स्किनर। भाषा अर्जन की क्षमता का सिद्धांत किसने दिया था, चोम्स्की ने दिया था, मैंने कई बार आपको यह बता चुका हूं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, प्राइमरी लेवल पर यदि आपको पढ़ना सीखना है तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ निकालना, अक्षरों की पहचान करना या पढ़ने का उद्देश्य। दोस्तों पढ़ने का उद्देश्य सबसे कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी लेवल वालों को केवल और केवल पढ़ना सिखाया जाता है, क्यों पढ़ रहे हो इसका अर्थ प्राइमरी लेवल वालों को नहीं बताया जाएगा। तो ये तीनों वाले आंसर सही नहीं होंगे, यहाँ पे जो सही निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, सबसे कम प्रभावी कौन सा है, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटा वर्णन या श्रुति लेख। ये कह रहा है इनमें से कौन सा भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है, कहानी कहना, बालक कहानी कहेगा तो मौखिक अभिव्यक्ति होगी, मौखिक अभिव्यक्ति से भाषा का आकलन हो सकता है। कहानी लिखना, कहानी लिखेगा तो पूरी डिटेल से लिखेगा, घटना का वर्णन करेगा बहुत डिटेल से करेगा, श्रुति लेख जो अध्यापक बोलेगा वह सुन करके लिखेगा। कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण दोस्तों डी है यहाँ पे। और ये लीजिए आपका सेकंड लास्ट प्रश्न कि संस्कृत भाषा में सर्वाधिक कम उपयोगी है, संस्कृत भाषा में सर्वाधिक कम उपयोगी क्या है, दूरदर्शन, चित्रार्थ या ध्वनि विस्तारक यंत्र। ध्वनि विस्तारक यंत्र भी जरूरी है, चित्रार्थ भी जरूरी है, दूरदर्शन भी। कंप्यूटर जो है ना संस्कृत शिक्षा में बहुत कम उपयोगी भाई, सबसे कम उपयोगी संस्कृत में कोई है तो वो क्या है आपका कंप्यूटर, क्योंकि आपने गूगल मैप भी देखा होगा, गूगल वॉइस रिकॉर्डर जो होता है ना वो हर भाषा को बोल करके रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन संस्कृत को आप बोलोगे ना वो कभी भी आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसको आपको क्या करनी पड़ेगी, टाइप करनी पड़ेगी। तो संस्कृत का ना कंप्यूटर के साथ में बहुत कम संबंध, इनका किताबों के साथ में ज्यादा संबंध है, यह हस्तक्रिया पर अधिक बल देती है दोस्तों। तो बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये लीजिए आज का आपका अंतिम प्रश्न, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपको, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय किस विधि के प्रतिपादक हैं, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि या व्याख्यान विधि। दोस्तों नहीं है, व्याकरण विधि के भंडारकर हैं, पाठ्यपुस्तक विधि को समवाय विधि भी कहते हैं, और व्याख्या विधि के प्रवर्तक का कोई अभी तक स्पष्टता नहीं है। यहाँ पे जो प्रोफेसर वीपी बोकिल है ना दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक माना जाता है। किसके माना जाते हैं, प्रत्यक्ष विधि, जिसमें मातृभाषा का सहारा लिए बिना सीधी नई भाषा को सिखाया जाता है अनुकरण के द्वारा। तो सही उत्तर जो होगा ना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि, ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो होते हैं आपके कंप्लीट प्रश्न, भाई कितने कंप्लीट होते हैं आज आपके 1500 प्रश्नों का सफर जो है ना अपन ने तय कर दिया। अगली क्लास में चलेंगे अपन 1501 से लेकर के 1600 तक। बहुत जल्द ही आपके जो है ना भाई 2100 प्रश्न पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 2100 प्रश्नों के बाद में अपन नहीं रहने, जब तक शिक्षण विधियां पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं जाती थ्योरी और प्रश्न, तब तक अपन साइकोलॉजी को नहीं छेड़ेंगे दोस्तों। मैंने कई दिनों में आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, ये बात तय है, लेकिन तब पढ़ूंगा पहले शिक्षण विधियां, पहले ये 50 नंबर कंप्लीट करते हैं और 10 नंबर वहां से लेते हैं साइकोलॉजी की लास्ट वाली यूनिट से। पहले इन 60 नंबर को टारगेट करते हैं, उसके बाद में 20 नंबर की साइकोलॉजी को अपन टारगेट, बहुत टाइम पड़ा है अभी तक अपन के पास में, खूब टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरीके से अपने तैयारी को आराम से बना करके रखें। और कोरोना महामारी इतनी व्यापक रूप से फैल रही है ना, उसके लिए आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क वास्क पहन करके निकले, सोशल डिस्टेंस बना करके रखें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और जोर से तैयारी को शुरू रखिए। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही नए 50 प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए भाई राधे राधे।